नमस्कार मित्रों, मैं बलराम कुशवाहा मेरी YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही बढ़िया खुशखबरी हमारे मध्य प्रदेश के और अन्य राज्यों के भी ऐसे कैंडिडेट्स जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सम्मिलित होना चाह रहे हैं और सम्मिलित होकर जॉब लगना चाह रहे हैं, ऐसे सभी हमारे मध्य प्रदेश के और अन्य राज्यों के बहन भाइयों को मैं प्रणाम करते हुए आज की बात रखूँगा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 सीधी भर्ती परीक्षा के विषय में। तो हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट इसकी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, और इसमें आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट में होम पेज पर। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोशिश करता हूं कि कितने इसकी क्राइटेरिया है एज का, कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता, और इसके अलावा इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो ये जो नियम पुस्तिका यहाँ लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, अगर थोड़ा बहुत यहाँ दिख रहा होगा क्योंकि मोबाइल छोटा ही है, आपको ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा जानकारी देने की मेरे शब्दों के द्वारा। तो यहाँ नियम पुस्तिका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर इसको आप पढ़ लेंगे। बाकी डिटेल्स मैं आपको मेरी तरफ से दे देता हूँ। इसमें जो लिखा है मैं आपको बता दूँ। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ हो चुकी है 15 सितंबर 2025 से, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 है। इसी के बीच में आप 15/9/2025 से फॉर्म में संशोधन करेक्शन करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025 है। परीक्षा का दिन व दिनांक आप ध्यान से याद रख लेंगे। ये है 30 अक्टूबर 2025 से परीक्षा प्रारंभ हो रही है आपकी, तो आपको समय कम ही मिलने वाला है मित्रों। तो तैयारी में लग जाएं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई होकर आप नौकरी प्राप्त कर लें। यहाँ आप देखेंगे 30/10/2025 परीक्षा प्रारंभ है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क तो आप दे ही पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क में इसमें 200 है, और यहाँ और भी 100 करके लिखा हुआ है, तो आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ लें। बाकी हम बात करते हैं एज की। एज का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो उम्र के लिए अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स के लिए पाठ्यक्रम के भी बार बार क्वेश्चन माइंड में आते हैं, तो 51 नंबर पेज पे आपको पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा। बाकी पूरी जानकारी यहाँ पे 36 पेज नंबर 36 से लेके 50 पे आपको देखने को मिल जाएगी, और 4 से लेकर 35 तक भी आपको जानकारी देखने को मिलेगी। अन्य प्रमाण पत्र की जानकारी आपको पेज नंबर 53-57 तक है। तो हम बात कर देंगे आगे जल्दी से। इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है ये, एक है आरक्षक में विशेष सशस्त्र बल और दूसरी है आरक्षक में विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो ये चीज़ आप ध्यान से रखें दिमाग में। आरक्षक, अच्छा, इसमें जो एजुकेशन होने वाला है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है आरक्षक GD के लिए, शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है। आप देखेंगे अनारक्षित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, और अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। ये हो गई है बात शिक्षा की। इसके बाद में आपकी जो निर्धारित आयु सीमा की गणना होने वाली है वो 29 सितंबर 2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई स्टूडेंट कैंडिडेट्स है और जिसकी उम्र 29 सितंबर 2025 मतलब इसी महीने में, जिस महीने की हम बात कर रहे हैं फॉर्म भरने की, 29 सितंबर 2025 को भी अगर कोई कैंडिडेट 18 वर्ष अपनी उम्र पूरी कर रहा है
या हो रही है तो वह भी कैंडिडेट्स इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। अगर किसी के जन्म तिथि 21 सितंबर को हैप्पी बर्थडे वो मना रहा है अपना, तो वह भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि 29 सितंबर 2025 को भी अगर 18 का हो रहा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ आप मान के चलिएगा 29 सितंबर 2007 में किसी का जन्म हुआ है। कब हुआ है? 29 तारीख 9वां महीना 2007 को, और या उससे पहले हुआ है, तो ऐसे सभी हमारे बहन भाई इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे यहाँ एज की। तो यहाँ अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, समझाया गया। आवेदक पुरुष में आप देखेंगे श्रेणी मध्य प्रदेश के अनारक्षित है ना, अनारक्षित जनरल कैटेगरी में अधिकतम आयु 33 वर्ष है। और फिर देखेंगे हम मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अभ्यर्थी, इसमें भी अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। और महिला और पुरुष दोनों, लेकिन अन्य प्रदेश के अधिवासी डोमिसिल अदर स्टेट के अधिकतम एज 33 वर्ष। महिला सभी श्रेणी की अभ्यर्थी, ये बात हो रही है एमपी की महिला, एमपी की महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, अधिकतम आयु 38 वर्ष। और पुरुष की हम बात करें तो इसमें आरक्षित श्रेणी में 3 श्रेणी बताया है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। मतलब अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष 38 वर्ष। मतलब ये मान के चलो उनका जन्म होना चाहिए कब, कहाँ से स्टार्ट? 29 सितंबर 1987 या उसके बाद से। कहाँ से? 29 सितंबर। 38 वर्ष कब होगा? 38 वर्ष जब होगा जिस किसी कैंडिडेट्स का जन्म 29 सितंबर 1987 या उसके बाद हुआ हो, वह 38 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे आगे, पुरुष में सभी श्रेणी के शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था कर्मचारी तथा नगर सैनिक, इनके लिए 38 वर्ष। पुरुष अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय अगर विवाह किया है तो 38 वर्ष। महिला अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह किया है तो 38 + 5 43 वर्ष। पुरुष अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 33 + 5 38 वर्ष। महिला समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 38 + 5 43 वर्ष। पुरुष आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 38 + 5 = 43 वर्ष। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर नहीं समझ आया तो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मगर मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। परीक्षा के देखेंगे आप प्रथम चरण परीक्षा योजना। तो परीक्षा जो है, हम अभी लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं। इसमें अवधि 2 घंटे की होने वाली है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक योजना जो है अधिकतम 100 अंक है। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत हैं उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। मतलब कहने का मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या 5 रहते हैं, जिसमें से 1 का उत्तर आपको चुनना रहता है, 1 उत्तर को। तो ये इसमें आप देखेंगे 40 अंक का आपसे सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान है, और इसमें 30 अंक जो है वो बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के हैं, और 30 अंक यहाँ विज्ञान एवं सरल अंक गणित के हैं। द्वितीय चरण की परीक्षा में आप देखेंगे यह परीक्षा जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। इसमें भी अंक आपको मिलेंगे। तो इसके लिए तो आप बाद में, इसके लिए हम और भी वीडियो ले आएंगे और इसमें आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके समझ सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात है मैं आपको बता दूं, वो शारीरिक मापदंड के परीक्षण के विषय में ये जानना ज़रूरी है। सभी को इसमें दिक्कत होती है। उम्र का तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ, बाकी आप शारीरिक मापदंड और समझें। इसमें आरक्षक पदों के लिए, किसके लिए? विशेष सशस्त्र बल के लिए। 2 प्रकार से समझेंगे हम, विशेष सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो अब पहले बात कर ले रहे हैं हम विशेष सशस्त्र बल के लिए। इसमें अनारक्षित जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी। यहाँ पुरुष के लिए ऊंचाई जो है वो कम से कम 168 सेंटीमीटर दी है।
168 सेंटीमीटर होना ही चाहिए विशेष सशस्त्र बल में अगर आप भाग ले रहे हैं एग्ज़ाम में। तो क्यों एग्ज़ाम में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल में फिर दिक्कत आती है, इसलिए मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। आगे एग्ज़ाम तो कोई भी दे सकता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे सीना जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के है, केवल पुरुषों की बात हो रही है, और फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर। गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊँ के मामले में पुरुष के लेने ऊंचाई जो है 157 सेंटीमीटर है। सीना केवल पुरुषों के लिए है, तो यहाँ 79 सेंटीमीटर और फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर। मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग में ऊंचाई देखेंगे आप कम से कम 165 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर, फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर। आप बस अब सीने में आपको इतना ध्यान रखना है कि फुलूकर 5 सेंटीमीटर दिखाना पड़ेगा। नॉर्मल जो सीना रहेगा, पहले ही फुलूकर ना दिखाएं सीना, पहले नॉर्मल खड़े रहना है। जब सारे मापदंड होगा तब उसके बाद में फिर फुलाकर बाद में दिखाते हैं जब कहते हैं तब। इसके बाद में हम देखेंगे विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी संवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें अपन देखेंगे आरक्षक, अन्य सभी संवर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। इसमें पुरुष के लिए ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर है और ऊपर भी 168 सेंटीमीटर थी। मतलब यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता ऊंचाई में। 167 सेंटीमीटर कॉमन बात इसमें चल रही है कि इनके लिए अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। सीना जो है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और फुलाव सहित 86 सेंटीमीटर। यहाँ इसमें विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो वैकेंसी, इसमें महिला उम्मीदवार भी इसमें सम्मिलित किया गया है। महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ ऊंचाई से मतलब रखा गया है यहाँ, तो इनकी ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और सीना में यहाँ लागू नहीं होता लिखा है, तो आप विशेष प्रकार से समझेंगे विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य संवर्गों के लिए इसमें क्या है, महिला और पुरुष दोनों की वैकेंसी है विशेष सशस्त्र बल में, बल को छोड़कर। और इसमें ऊंचाई महिला के लिए सिर्फ 155 सेंटीमीटर है और पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर। वर्ग में आप समझ रहे हैं अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। नीचे देखेंगे हम आरक्षक, अन्य सभी संवर्ग में अनुसूचित जनजाति में एसटी के लिए पुरुष के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है। यहाँ अन्य सभी संवर्ग मतलब एसटी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनकी ऊंचाई सिर्फ 160 सेंटीमीटर भी होगी, तब भी मतलब इसमें ले लिया जाएगा। पर एग्ज़ाम पास होने के बाद में जो है शारीरिक मापदंड की बात कर रहे हैं हम। और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, पुरुष के लिए 160, महिला के लिए 155। और सीना जो है केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाव के 76 सेंटीमीटर, फुलाव सहित 81 सेंटीमीटर। नीचे लिखा है जहाँ भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है तो उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए मैं और भी आगे वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। मुझे सपोर्ट करते रहें, साथ देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।